स्थान कोलकाता, भारत। बारिश की हल्की फुहारों में भीगा शहर, ट्राम की घंटियों की आवाज और सड़क किनारे चाय की खुशबू। एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार से दौड़ती एक लड़की, अपने बैग को कसकर पकड़े हुए। यही है हमारी नायिका अंजलि भट्टाचार्य। परिचय: अंजलि और उसके छोटे भाई वीर। अंजलि एक 24 साल की ग्राफिक डिजाइनर है, शांत, समझदार और हर हाल में अपने छोटे भाई वीर 16 वर्ष की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग। उनका रिश्ता मां बाप के गुजर जाने के बाद और गहरा हो चुका है। वीर हंसते हुए: दीदी, तुम्हें पता है, महसूस होती ना तो कभी पकड़ी नहीं जाती। अंजलि: और अगर तू चोर होता तो रोज पकड़ा जाता, मेरे बिना तेरा क्या होगा? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वीर अचानक गायब हो जाता है। अंजलि घबरा जाती है, स्कूल प्रशासन से बात करती है, सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस की बेरुखी। स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई अंजलि को इंस्पेक्टर दत्ता ठंडे लहजे में जवाब देते हैं: दत्ता मैडम, हर साल सैकड़ों लड़के भाग जाते हैं, हो सकता है आपका भाई भी। अंजलि गुस्से में: नहीं सर, मेरा भाई कहीं नहीं गया, उसे उठाया गया है। डॉक्टर पार्था सेन, वीर का स्कूल काउंसलर, संवेदनशील और अंजलि का सहायक बनने को तैयार। रणदीप रॉय, एक अंडरकवर पत्रकार जो बच्चों की तस्करी पर रिपोर्ट कर रहा है। नील, अंजलि का दोस्त, जो तकनीकी मदद करता है सीसीटीवी फुटेज को डिकोड करने में। वीर के गायब होने से पहले का एक धुंधला वीडियो मिलता है जिसमें एक नीली गाड़ी वीर को घसीटते हुए ले जा रही है। उसका नंबर प्लेट अधूरा है, WB04। अंजलि अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर उस गाड़ी की खोज में निकलती है। अंजलि खुद को दोष देती है, मैंने उसका वादा किया था मां को कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन यही उसका जिगरा है, उसका साहस जो उसे टूटने नहीं देता। रणदीप रॉय, एक खोजी पत्रकार, अंजलि से संपर्क करता है। रणदीप: मैं इस गैंग के पीछे 2 साल से लगा हूं, तुम्हारे पास वो जुनून है जो मुझे चाहिए। अंजलि: मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरा भाई है और पाने के लिए सब कुछ। रणदीप उसे बताता है कि ब्लैक बटरफ्लाई का असली सरगना कोलकाता के बाहरी इलाके में एक गुप्त मेडिकल NGO की आड़ में काम करता है। उस जगह का नाम है सत्य रेखा हेल्थ मिशन। अंजलि और रणदीप दोनों उस NGO के बाहर निगरानी करने लगते हैं। वहां रोज बच्चों को लाया और ले जाया जाता है। एक रात अंजलि नील की मदद से एक छोटा कैमरा अंदर छुपा देती है। कैमरे से मिलती है पहली वीडियो क्लिप। सफेद एप्रन में एक महिला डॉ माया घोष बच्चों पर प्रयोग कर रही है। वीर नहीं दिखता, लेकिन उसकी शर्ट जैसा कुछ एक टेबल पर पड़ा है। घर लौटकर अंजलि उस शर्ट को पहचान लेती है। वो वीर की वही शर्ट है जो स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे पहनी जाती है। वो टूट जाती है, लेकिन अंजलि आईने में खुद से: तू रो सकती है लेकिन रुक नहीं सकती, तू टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती, तू अंजलि है, वीर की दीदी, तेरा जिगरा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रणदीप बताता है कि ब्लैक बटरफ्लाई सिर्फ बच्चों की तस्करी ही नहीं करता, बल्कि कुछ बच्चों को इंटरनल टेस्टिंग के लिए विदेशी कंपनियों को बेचता है। हर बच्चा एक आंकड़ा है, एक प्रोजेक्ट कोड। वीर का कोड है BB43 से। यह कोड एक बार NGO के मेडिकल ट्रक में स्कैन होते देखा गया जो झारग्राम की ओर जा रहा था। अंजलि और रणदीप एक रात उस मेडिकल ट्रक का पीछा करते हैं। ट्रक एक वीरान गोदाम में रुकता है। अंजलि वहां घुसती है। वो ट्रक के पीछे के कंटेनर को खोलती है। अंदर 4 बच्चे बेहोश हैं, लेकिन वीर उनमें नहीं है। तभी पीछे से एक शख्स हमला करता है। गोगोल भैया, गैंग का कलेक्शन एजेंट। रणदीप किसी तरह उसे घायल करता है और अंजलि को बाहर निकालता है।
गोगोल को बंदी बनाकर जब अंजलि उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है BB38 को डॉक्टर घोष ने स्पेशल लॉट में डाला है, उसे विदेश भेजने की तैयारी है, वो YPIP लिस्ट में है। अंजलि कांप जाती है, मतलब वीर की जान किसी बड़े सौदे में दांव पर है। गोगोल के फोन में एक लाइव GPS लिंक मिलता है, BB43 की ट्रैकिंग। वो पॉइंट कर रहा है कुछ बिहार की ओर, 43 की ओर। अंजलि तैयार हो जाती है, वो रणदीप, नील और गोगोल को लेकर उस दिशा में निकलती है। सफर लंबा और थकाऊ है। GPS का संकेत एक ट्रेन की ओर जाता है, 12,118 चेतक एक्सप्रेस। अंजलि को यकीन हो जाता है कि वीर इसी ट्रेन में है। ट्रेन स्टेशन पर है, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। अंजलि दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है। एक कोच के पास उसे एक बच्चा दिखता है, उसकी शक्ल वीर से मिलती है। अंजलि, वीर? लेकिन वो बच्चा कोई और है। इससे पहले कि वो कुछ और करे, ट्रेन चल पड़ती है और अंजलि उसे नहीं पकड़ पाती। वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर रोती है। रणदीप उसके पास आता है। रणदीप, कभी कभी सही मंजिल से पहले गलत मोड़ भी आता है, लेकिन तुम्हारा जिगरा कभी गलत नहीं होता। अंजलि उठती है, हाथ में वीर का ब्रेसलेट है जो ट्रेन के पास जमीन पर पड़ा मिला था। इसका मतलब वीर यहीं था और अब बहुत दूर नहीं। अंजलि अब तय करती है वो ब्लैक बटरफ्लाई को पूरी तरह खत्म करेगी। वो बस वीर को नहीं बचाएगी, उन सैकड़ों बच्चों को भी आजाद कराएगी जो उसकी तरह किडनैप हुए हैं। अब यह जंग है और मैं इसकी जंगली बनूंगी। GPS क्लू के सहारे अंजलि एक पुराने बंगले में पहुंचती है। बाहर से यह जगह एक NGO का छोटा कार्यालय दिखता है, कल्याण ह्यूमन रिसर्च फाउंडेशन। रणदीप बाहर निगरानी करता है और अंजलि अंदर दाखिल होती है। नील की मदद से वो नर्स की ड्रेस में होती है। नील, माइक पर, अगर तुम अंदर गई तो बाहर का रास्ता बंद हो सकता है। अंजलि, मैं बंद दरवाजों की नहीं, बंद दरिंदगी की चिंता कर रही हूं। भीतर एक लंबा गलियारा है। अंजलि पहली बार डॉक्टर माया घोष को देखती है। खूबसूरत, सख्त चेहरा, गहरी लाल बिंदी और आंखों में ठंडा शून्य। माया, BB48, उस बच्चे में असामान्य सहन शक्ति है। उसका शरीर दवाओं को झेलता है, पर उसकी आंखें, उन आंखों में डर नहीं है। अंजलि सन्न रह जाती है। माया वीर की बात कर रही है, लेकिन माया नहीं जानती कि अंजलि वही दीदी है। अंजलि फाइलों की तलाश में लैब में घुस जाती है। वहां पर एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट है जिसमें BB43, वीर की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। फाइल पर लिखा है, स्पेसिमेन शोज साइंस ऑफ मेंटल रेसिस्टेंस, ट्रांसफर टू सेक्टर 9 फॉर ऑक्शन इन 48 आवर्स। मतलब वीर को 2 दिन में किसी को बेचा जाएगा। नील कैमरा झूम करता है और देखता है ब्लैक बटरफ्लाई गैंग के असली बॉस का नाम श्रीकांत चक्रवर्ती, एक बड़ा उद्योगपति और राज्य का पूर्व मंत्री। श्रीकांत असल में इन बच्चों की तस्करी को ढंकने के लिए NGO और हेल्थ मिशन चला रहा है। वही डॉक्टर माया का मुख्य फंडर है। अंजलि कुछ रिकॉर्डिंग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माया उसे पकड़ लेती है। माया, गुस्से में, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि, आंखों में आंसू लेकर, मैं उस बच्चे की बहन हूं जिसे तुमने BB43 बना दिया है। माया चौंक जाती है, लेकिन जल्दी ही हंसती है। माया, बहन हो? तब तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा भाई अब मेडिकल इतिहास लिखेगा। अंजलि उसका थप्पड़ मार देती है। अंजलि को कैद कर लिया जाता है। वो एक गहरे तहखाने में बंद होती है, जहां और भी बच्चे हैं, सब डरे हुए, चुपचाप। एक छोटा बच्चा आरव अंजलि से कहता है, आरव, दीदी, आप वीर भैया की दीदी हो ना? वो रोज आपका नाम पुकारते हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यह उसकी निजी लड़ाई नहीं रही। रणदीप बाहर से सुरक्षा कैमरों को हैक करता है और तहखाने का रास्ता खोल देता है। नील मोटरसाइकिल से बाहर इंतजार कर रहा है। अंजलि बच्चों से, आज तुम सब घर जाओगे, आज कोई BB38 नहीं रहेगा। सिर्फ वीर, आरव, सना और जो भी तुम हो, तुम इंसान हो। वो बच्चों को लेकर भागती है। माया का गार्ड पीछा करता है। रास्ते में गोलीबारी होती है। अंजलि खुद को ढाल बनाकर बच्चों को बाहर निकालती है। जैसे ही सभी बच्चे बाहर निकलते हैं,
अंजलि माया की लैब में पेट्रोल गिराकर आग लगा देती है। अंजलि चिल्लाकर, तुमने जो दर्द दिए वो आज राख बनेंगे। बंगला जलता है। अंदर माया के कंप्यूटर, रिकॉर्ड, प्रयोग सब कुछ खाक हो जाता है। माया बाहर देखती है, एक चेहरा जलते हुए अंधेरे में उसे देख रहा है। रणदीप बताता है कि वीर को अब सेक्टर 9 भेजा गया है, ब्लैक बटरफ्लाई का सबसे सुरक्षित अज्ञात ठिकाना, और वहां तैनात है खुद श्रीकांत चक्रवर्ती। अंजलि, अगर वो सेक्टर 9 है तो मैं सेक्टर 10 की आग बनूंगी। अब अंजलि पूरी तैयारी के साथ निकलती है उस ठिकाने को नष्ट करने और अपने भाई को जिंदा वापस लाने। सेक्टर नाम कोई आम जगह नहीं थी। कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में एक पुराना बिजली घर अब बच्चों की तस्करी और मानवीय प्रयोगों का अड्डा बन चुका था। अंदर से यह किसी वैज्ञानिक फिल्म की प्रयोगशाला जैसा था। हाईटेक सुरक्षा, ऑटोमेटिक गेट्स, थर्मल सेंसर और 24 घंटे 7 दिन आर्म्ड सर्विलेंस। रणदीप ड्रोन से फुटेज निकालता है और बताता है, रणदीप, यहां घुसना आसान नहीं, लेकिन तुझे रोक पाना भी किसी के बस की बात नहीं। नील कंप्यूटर पर एक वर्चुअल एंट्री कार्ड तैयार करता है, जिसे अंजलि अपनी आईडी चिप में फिट करती है। नील, अगर कार्ड फेल हुआ तो अलार्म बजेगा। अंजलि, तो शोर मचेगा और मैं शेर बन जाऊंगी। वो फोर्स फील्ड जैकेट पहनती है, जिसमें गोली लगने से शरीर को कम चोट लगे। साथ में सिर्फ एक साइलेंसर पिस्टल और एक चाबी वीर की कलाई में बंधी राखी की। सेक्टर 9 में अंदर दाखिल होते ही अंजलि एक शिशु वार्ड जैसी जगह देखती है, जहां दर्जनों बच्चे हैं थके हुए, डर से चुप। वो एक सेल के पास पहुंचती है, जहां एक 13 साल का लड़का बैठा है, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, लेकिन आंखें ठंडी और खाली। अंजलि धीरे से, वीर। लड़का धीरे से सिर उठाता है। वीर, रुक रुक कर, मुझे तुम्हारी आवाज कभी नहीं भूली दीदी। अंजलि के आंसू निकल आते हैं, लेकिन तभी वहां पहुंचता है श्रीकांत चक्रवर्ती। सफेद कुर्ता, पान से लाल होंठ और चाल में शिकार की नजाकत। श्रीकांत, बच्चे तो मेरे बिजनेस की नींव हैं, पर तुम जैसे बहने ये सारी गड़बड़ी की जड़ है। अंजलि उसकी ओर पिस्टल तानती है। अंजलि, तेरे पैरों तले जितनी चीखें हैं, मैं उन्हें आवाज बनाकर तुझे सुनाऊंगी। लेकिन तभी बख्तरबंद गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। अंजलि को पकड़कर एक मेटल चेयर पर बांध दिया जाता है। श्रीकांत उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। श्रीकांत, तू अगर चुपचाप चली जाती तो मैं तुझे जिंदा छोड़ देता। अब तू भी एक कोड बन जाएगी, बीबी 4-7। अंजलि चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में केवल आग है। वीर को अंजलि से मिलने नहीं दिया जाता। श्रीकांत उसे इंजेक्शन देता है, एक दवा जो याददाश्त को मिटाकर एक प्रोग्रामेबल सोल्जर में बदल देती है। डॉक्टर माया वीडियो कॉल पर, अब ये सिर्फ वीर नहीं, हमारा वार मशीन BB 43 है। वीर की आंखें खाली हो जाती हैं। नील और रणदीप एक नकली एम्बुलेंस बनाकर सेक्टर 9 के दरवाजे पर धमाका करते हैं। इस धमाके से सेक्टर 9 का सिस्टम क्रैश होता है और बिजली चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर नील अंजलि की चेयर का लॉक खोल देता है। नील स्पीकर पर, उठो शेरनी, शिकार भाग रहा है। लेकिन जैसे ही अंजलि वीर तक पहुंचती है, वो उसे पहचानता नहीं। वीर गंभीर स्वर में, BB 33 को आदेश मिला है, घुसपैठियों को खत्म करो। वो अंजलि पर हमला कर देता है, तेज खतरनाक ट्रेन किया हुआ। अंजलि रोती है, मार नहीं सकती उसे, बस बचती है। अंजलि आंसू में, तू मेरा वीर है, तू मेरा भाई है, तेरा खून मेरी कलाई में है। वो उसे राखी दिखाती है। अंजलि, जब तू छोटा था तू कहता था दीदी, कोई भी राक्षस आए मैं लड़ूंगा। आज तुझमें वो राक्षस है, वीर, लड़ उससे, मैं नहीं। वीर कांपता है, उसके हाथ रुकते हैं। वीर, दीदी, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। श्रीकांत भागने की कोशिश करता है, लेकिन रणदीप उसे गेट पर पकड़ लेता है। रणदीप, तूने मासूमों की जिंदगी से खेला, अब जनता तेरे साथ खेलेगी।
पुलिस पहले ही अलर्ट हो चुकी होती है। नील ने सारे सबूत ऑनलाइन डाल दिए थे। श्रीकांत और माया घोष अब देश भर के गुनहगार हैं। वीर दीदी के गले लग जाता है। वीर रोते हुए, मैं भूल गया था मैं कौन हूं। अंजलि, तो सुन, तू मेरा भाई है और तेरे अंदर जो जिगरा है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। कोलकाता के एनजीओ प्रकाश आश्रय में अंजलि रेस्क्यूड बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। वीर अब फिर से स्कूल जाने लगा है, पर उसकी आंखों में कभी कभी डर झलकता है। वीर, दीदी, और भी बच्चे होंगे ना जो अभी भी फंसे होंगे? अंजलि कमर सीधी करके, हाँ, और अब तेरा जिगरा भी उनकी लड़ाई लड़ेगा। अंजलि जानती है सेक्टर 9 महज एक शाखा थी। ब्लैक बटरफ्लाई का असली जाल देश भर में फैला है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद तक। श्रीकांत चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में हलचल होती है, पर गैंग चुप नहीं बैठता। अब मोर्चा संभालती है डॉक्टर माया घोष। वो फीनिक्स जनरेशन नाम की एक नई प्रोग्रामिंग शुरू करती है, जिसमें बच्चों को चुपचाप ब्रेन वॉश कर सुपर सैनिक बनाया जाता है। उनकी प्रयोगशाला है रेड कोर, एक सीक्रेट बंकर अंडरग्राउंड दिल्ली में। रणदीप अब मीडिया को ब्लैक बटरफ्लाई के खिलाफ हथियार बना रहा है। रणदीप, लोग तभी लड़ते हैं जब उन्हें पता हो कि दुश्मन कौन है। अंजलि अब एक अंडरकवर नाम से काम करती है। आरती सिंह, एक साइकोलॉजी रिसर्चर, वो रेड कोर की इंटर्नशिप लेती है ताकि अंदर तक घुस सके। रेड कोर किसी मेटलिक भूल भुलैया जैसा है। वहां बच्चे एकदम मशीन जैसे व्यवहार करते हैं, लाइन में चलना, बिना आवाज के खाना, बिना हंसी के जीना। अंजलि एक खास बच्चे से मिलती है, आरव, 10 साल, जिसकी आंखें वीर जैसी ही हैं, डर और उम्मीद से भरी। आरव, क्या आप मुझे बाहर ले जाएंगी दीदी? अंजलि उसकी कलाई पकड़ती है। अंजलि धीरे से, तू मेरा आरव है और मैं तेरी दीदी हूं अब। एक रात आरव चुपके से अंजलि को एक गुप्त दरवाजा दिखाता है, जहां रेड कोर के असली प्रयोग होते हैं। बच्चों के दिमाग में चिप्स लगाकर उन्हें इमोशनलेस फाइटर बनाया जाता है। आरव, वो कहते हैं अगर हम रोएंगे तो करंट देंगे। अंजलि का खून खौल उठता है। अंजलि एक रात कंप्यूटर में डाटा निकाल रही होती है जब डॉक्टर माया अंदर आ जाती है। माया, शेरनी बन रही हो, पर भूल गई हो शेरनी का शिकार हमेशा शेर करता है। माया उसे पकड़वा देती है। इस बार कोई पिटाई नहीं, सीधे चिप इंसर्शन कक्ष में ले जाया जाता है। वीर, जो अब एनजीओ में एक कंप्यूटर हैकर बन चुका है, को जब पता चलता है कि दीदी पकड़ी गई है तो वो भाग जाता है। वीर, उसने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। रणदीप और नील के साथ वो एक रेस्क्यू प्लान बनाता है, ब्लैकआउट नाइट। दीदी पर चिप लगने से कुछ सेकंड पहले रेड कोर की पूरी लाइट चली जाती है। सायरन बजता है, गार्ड्स भागते हैं। वीर अंधेरे में दीदी तक पहुंचता है और उसे खोलता है। वीर, आज मैं तेरा जिगरा हूं दीदी। नील रेड कोर का सर्वर उड़ाता है और सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। माया आखिरी मोर्चा लेती है, अंजलि से आमने सामने टकराती है। अब न चिप न तकनीक, बस हाथ और हिम्मत। माया, तू अकेली है। अंजलि खून से लथपथ, नहीं, मैं सबकी दीदी हूं। वो माया को धक्का देती है, जिससे वह रेड कोर के इलेक्ट्रिक कोर में गिर जाती है और सब कुछ जल उठता है। बाहर सैकड़ों बच्चे नन्हे हाथों में तिरंगा लिए खड़े होते हैं। बच्चे, दीदी दीदी। अंजलि और वीर उनके बीच खड़े होते हैं। वीर, अब ये सब जिगरा हैं, किसी का शिकार नहीं। रेड कोर के नष्ट होने के 1 महीने बाद भारत के अलग अलग शहरों में बच्चा गायब होने की घटनाएं फिर से बढ़ने लगती हैं। इस बार पीछे है कात्यायनी सिंह, ब्लैक बटरफ्लाई की असली सूत्रधार, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रही थी। कात्यायनी एक इंटरव्यू में, अंजलि ने मेरी बहन माया को मारा, अब मैं उसके जिगरा को ही तोड़ूंगी। अंजलि अब एक फाउंडेशन चलाती है, जिगरा बाल रक्षा मिशन, जो पूरे देश में बच्चों की रक्षा के लिए काम करता है। एक दिन उसे एक पैकेट मिलता है, उसमें वीर की तस्वीर है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। नोट, इस बार वीर को नहीं बचा पाओगी दीदी।
रणदीप और नील के लाख प्रयास के बावजूद वीर को दिल्ली के एक स्कूल से गायब कर दिया जाता है। कोई सीवीसी फुटेज नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक नाम, ब्लैक बटरफ्लाई फेस 3। जेनेसिस। अंजलि टूटने लगती है। अंजलि, उससे वादा किया था, अब मैं कैसे? अंजलि एक पुरानी दुश्मन से मदद लेती है, निकिता, जो पहले ब्लैक बटरफ्लाई की ट्रेनर थी और अब सजा काट रही है। निकिता, अगर कात्यायनी वीर को छू रही है, इसका मतलब है वो उससे कुछ करवाना चाहती है, शायद जिगरा को खत्म करने के लिए। निकिता बताती है कि कात्यायनी का बेस है हिमालय की एक बर्फीली गुफा में, जिसे शून्य कक्षा कहा जाता है। अंजलि, रणदीप, नील और निकिता चारों एक गुप्त मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फीले भेड़ियों और हथियारबंद बच्चों से जूझना पड़ता है। निकिता एक हमले में घायल हो जाती है। निकिता आखिरी सांसों में, इस बार बस तुम्हें जीतना है, मैं अपने गुनाह यहीं छोड़कर जा रही हूं। शून्य कक्ष में वीर को ब्रेन वॉश किया जा रहा होता है। उसका नाम बदल दिया गया है, प्रोजेक्ट V93। अब उसे एक मिशन दिया गया है, अंजलि को पहचानो और जैसे ही वो करीब आए ट्रिगर दबाओ। कात्यायनी की योजना है अंजलि को वीर के हाथों मरवाना। अंजलि जब शून्य कक्ष में पहुंचती है, वीर सामने खड़ा होता है, हथियार ताने। वीर, रोबोटिक आवाज, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। अंजलि, तू तो मेरा जिगरा है ना, मेरा वीर। अंजलि धीरे धीरे उसके पास जाती है। वीर की उंगली ट्रिगर पर कांपती है, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वीर कांपते स्वर में, दीदी आप? कात्यायनी गुस्से से पागल हो जाती है और खुद अंजलि पर गोली चला देती है, लेकिन तभी अंजलि वीर को धक्का देती है और खुद गोली खा लेती है। अंजलि, मेरे जिगरा पर कोई और वार नहीं कर सकता। वो वीर के सीने से लगकर गिरती है। अंजलि आखिरी शब्दों में, हर बच्चे की आंखों में चमक देखनी है, तुझे ही अब सबकी दीदी बनना है। अंजलि की सांसें थम जाती हैं। वीर, रणदीप और नील चिल्लाते हैं, पर देर हो चुकी होती है। रणदीप और वीर मिलकर कात्यायनी को पकड़ते हैं। शून्य कक्ष को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। वीर, अब न कोई बच्चा गुम होगा, न कोई दीदी रोएगी। 5 साल बाद वीर अब जिगरा मिशन का अगला संचालक है। वीर, मंच पर एक दीदी थी जिन्होंने मुझे सिखाया था कि डर से नहीं, प्यार से लड़ना होता है। आज मैं सबका वीर हूं और उनका जिगरा। 5 साल बाद वीर अब 18 वर्ष का हो चुका है। वह मजबूत, संवेदनशील और रणनीतिक बन चुका है। जिगरा मिशन अब देश भर में फैल चुका है। हजारों बच्चों की सुरक्षा में वीर की टीम काम कर रही है। वीर कन्वोकेशन स्पीच में, दीदी ने कहा था डर को जितना है और अब मैं सबका वीर हूं, सबका जिगरा। कोलकाता में एक जासूसी मिशन के दौरान वीर की टीम को एक लड़की मिलती है जो हूबहू अंजलि जैसी दिखती है। नाम रूह। उसकी आंखों में वही गहराई, वही दर्द और वही करुणा है। नील। ये अंजलि दीदी नहीं हो सकती, है ना? वीर, दिल कहता है कुछ है। रूह खुद को एक अनाथ लड़की बताती है जिसने कभी अपने माता पिता को देखा ही नहीं, मगर उसकी फाइटिंग स्किल्स और रणनीति की समझ अंजलि जैसी है। वीर का शक गहराने लगता है। एक दिन रूह गलती से एक पुराना डायलॉग दोहरा देती है जो सिर्फ अंजलि कहती थी। रूह, लड़ाई के दौरान हर चोट से बड़ा होता है जिगरा। वीर सन्न रह जाता है। वीर रूह का DNA टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट कहती है 99.9% मैच। लेकिन फिर आता है दूसरा सच, रूह असली अंजलि नहीं है बल्कि उसकी क्लोन है। डॉ मल्होत्रा, जैविक विशेषज्ञ। अंजलि की मृत्यु के बाद किसी ने उसका DNA सुरक्षित रखा और गुप्त क्लोनिंग के जरिए रूह को बनाया।
जांच में पता चलता है कि ब्लैक बटरफ्लाई के एक गुप्त धड़े नेक्सस ने अंजलि का क्लोन बनाया ताकि वह जिगरा में घुसपैठ कर सके और अंदर से उसे खत्म कर सके। नील, तो रूह हमारी दुश्मन है वीर, या वो खुद भी इस्तेमाल हुई है जैसे कभी मैं हुआ था? रूह को अजीब सी फ्लैशबैक यादें आने लगती हैं, जैसे कोई उसे दीदी कहता हो, जैसे वीर को चोट लगने पर वह रोती हो, जैसे उसे ट्रेन में किसी को गोद में उठाए भागना पड़ा हो। रूह घबराकर, ये सब मैं कब जिया? क्यों यादें हैं जो मेरी नहीं लगती? वीर उसे सच्चाई बताता है कि वो अंजलि की कॉपी है, लेकिन आत्मा अपनी है। रूह एक रात भाग जाती है, लेकिन अगले दिन वापस आती है। रूह, मैं नकली हूं, हाँ, पर मैं वही करूंगी जो असली अंजलि ने किया होता, जिगरा बनूंगी इन बच्चों के लिए। एक बार फिर ब्लैक बटरफ्लाई के बचा हुआ धड़ा नेक्सस जिगरा मिशन के हेडक्वार्टर पर हमला करता है। वो लोग रूह को वापस ले जाना चाहते हैं ताकि उसे एक जैविक हथियार बना सके। नेक्सस कमांडर, वो हमारे प्रोजेक्ट की सफलता है, तुम लोगों की भावनात्मक कमजोरी। रूह उनके साथ चलने को तैयार होती है, एक शर्त पर। रूह, पहले इन बच्चों को छोड़ दो और मुझे एक बार अपने अतीत से मिलने दो। रूह खुद को नेक्सस की गिरफ्त में देकर वीर और बाकी बच्चों को बचा लेती है। रूह वीर से विदा लेते वक्त, तू सच में मेरा जिगरा है, चाहे मैं असली हूं या नकली। वीर वादा करता है कि वो रूह को वापस लाएगा हर हाल में। आखिरी दृश्य में एक गुप्त लैब दिखाई देती है जहां दर्जनों प्रोजेक्ट ए यानी अंजलि क्लोन बनाए जा रहे हैं। गुप्त वैज्ञानिक, इमोशंस को मिटा दो, सिर्फ आदेश मानने वाली दीदी चाहिए हमें। नेक्सस की गुप्त लैब में रूह को कैद किया गया है। उसे रोज मानसिक परीक्षण, दवाइयां और उसके दिमाग में कृत्रिम यादें डाली जा रही हैं। वैज्ञानिक, तुम्हें अब याद नहीं रहेगा कि वीर कौन है। तुम्हारा नया नाम है A13। लेकिन रूह का जिगरा अब भी जिंदा है। वो हर रात अपने मन में वही शब्द दोहराती है, मुझे वीर को लौटना है। वीर अब अकेले नहीं है, उसके साथ है नील, उसका सबसे भरोसेमंद साथी। आर्या हैकर, जो नेक्सस के सर्वर में घुसी है। दादी सुशीला देवी, जिनका अंजलि के साथ पुराना कनेक्शन है। दादी, मेरी अंजलि ने एक बार कहा था, जिगरा डर को नहीं, दर्द को भी जीतता है। आर्या को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। नेक्सस ने 26 अंजलि क्लोन्स बनाए हैं। हर एक को एक कोड नेम दिया गया है, A1 से लेकर A26 तक। नील, तो हर कोना, हर मिशन कोई ना कोई अंजलि भेजी जा रही है। आर्या, हाँ, और इनमें से कुछ तो इंसानों को मारने में भी माहिर। वीर और उसकी टीम को बंगाल के एक गांव में एक मिशन के दौरान A05 से मुकाबला करना पड़ता है। वह हूबहू अंजलि जैसी दिखती है, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं है। A05 टारगेट वीर टर्मिनेट। लंबी लड़ाई के बाद वीर उसे हराता नहीं, बल्कि उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। A05 को बंदी बनाकर जिगरा के सुरक्षित कैंप में लाया जाता है। वहां पहली बार वो एक दर्पण में खुद को देखती है और अपने चेहरे पर एक आंसू बहता है। A05 धीरे से, मैं कौन हूं? वीर समझ जाता है कि शायद ये क्लोन्स भी बचाए जा सकते हैं। वीर A05 की मदद से नेक्सस की लैब का नक्शा बनाता है और A13 यानी रूह तक पहुंचने की योजना बनाता है। लेकिन A05 कुछ और करती है, वह बाकी क्लोनों से मानवता की बात करती है। A05 A13 से, अगर हमें बनाया गया है तो क्या हमें इंसान नहीं समझा जाएगा? रूह की आंखों में फिर वही जिगरा की चमक लौटती है। A05 A13 और A08 मिलकर बाकी क्लोनों से संपर्क करती हैं। एक एक कर कई क्लोन अब नेक्सस के खिलाफ खड़े होने लगते हैं, लेकिन कुछ अब भी प्रोग्राम के वफादार हैं। A09, हमें आदेश ही सब कुछ है। A13 रूह नहीं, यादें, भावनाएं और रिश्ते ही इंसान को बनाते हैं। नेक्सस अपने सबसे खतरनाक मोड में चला जाता है, ब्लड प्रोटोकॉल, जिससे सभी क्लोनों के दिमाग में एक आदेश ट्रांसमिट होता है, किल इंट्रूडर्स इंक्लूडिंग A13। क्लोन आपस में बंट जाते हैं। अब एक महायुद्ध की शुरुआत होती है, क्लोन बनाम क्लोन।
वीर, नील और आर्या नेक्सस की लैब में घुसते हैं। वे रूह को खोज निकालते हैं, लेकिन वह एक हथियार बंद रूम में कैद है जिसे खोलने के लिए डीएनए एक्सेस चाहिए। A05 अपने शरीर का एक हिस्सा देकर वीर को पास देती है। A05 मरते हुए, हमें मौत नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक पहचान। रूह को मुक्त कर लिया जाता है, लेकिन अब उनका सामना होता है नेक्सस के लीड क्लोन A1 से, जो सबसे पुराना, सबसे परफेक्ट और सबसे खतरनाक है। A1, जिगरा को जड़ से मिटा दूंगा। रूह और वीर मिलकर लड़ते हैं भाई बहन फिर एक साथ। मार्मिक संवादों, कड़ी लड़ाइयों और बलिदान के बाद A1 को हराया जाता है। नेक्सस की लैब को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ क्लोन भाग जाते हैं और अब आजाद होकर दुनिया में है। वीर, हमें सिर्फ बच्चों की ही नहीं, अब उनकी भी रक्षा करनी होगी जो अपनी पहचान खोज रहे हैं। अंतिम दृश्य में रूह अब जिगरा क्लासेस में नई जनरेशन को ट्रेनिंग दे रही है। वह अब सिर्फ अंजलि की परछाई नहीं, खुद की एक रोशनी है। रूह, मुझे किसी की कॉपी नहीं बनना, मैं रूह हूं और मेरा भी जिगरा है। नेक्सस की लैब नष्ट हो चुकी है। ज्यादातर क्लोन या तो भाग चुके हैं या अब जिगरा के शरण में हैं। वीर और रूह अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन रूह को वीर के व्यवहार में हल्का बदलाव महसूस होने लगता है। वह रातों को जागता है, किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाता है। रूह चौंक कर, भैया आपने अभी क्या कहा? वीर सहम कर, कुछ नहीं, शायद कोई सपना था। रूह को अंजलि का एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें एक डायरी छुपी होती है। उसमें एक शब्द बार बार लिखा है, प्रोजेक्ट राहत सीक्वेंस V09। रूह इस बात से हैरान होती है। राहत नेक्सस का पुराना डिवीजन था जो अब निष्क्रिय है, लेकिन V09, क्या इसका वीर से कोई नाता है? नील, जो अब जिगरा नेटवर्क का इंटेलिजेंस हेड है, एक पुराना डेटा रिकवर करता है जिसमें V9 एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोटोटाइप सोल्जर था। नील, V9 नेक्सस का पहला ह्यूमन क्लोन था, एक ऐसा क्लोन जिसमें असली दिल लगाया गया था। रूह हक्की बक्की, मतलब वीर? नील, हमें यकीन नहीं, लेकिन सब कुछ मेल खा रहा है। वीर को अब भी अपने बचपन की यादें आती हैं, लेकिन वे टुकड़ों में है। आग में जलता एक बच्चा, अंजलि की आवाज और एक डॉक्टर कह रहा है, V09, तुम्हारा नाम अब वीर है। रूह वीर से सीधे सवाल करती है, रूह, भैया क्या आप इंसान हैं? वीर खामोशी से, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दूंगा। रूह रो पड़ती है, रूह, तुम्हारा जिगरा असली है, बाकी सब फर्क नहीं पड़ता। नेक्सस के नष्ट होने के बाद एक नई संस्था उभरती है, राहत, जो खुद को एक मानव कल्याण संगठन कहती है। उनका दावा है कि वो बचे हुए क्लोनों को इंसान बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन नील और आर्या को शक है कि राहत एक नया नेक्सस है और उनका टारगेट है वीर। नील, अगर वीर प्रोटोटाइप V09 है तो वो उनकी सबसे बड़ी खोज है। राहत के सैनिक वीर पर हमला करते हैं, वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। रूह और नील मिलकर उसे बचाते हैं। लड़ाई में एक सैनिक बोल उठता है, सैनिक तुम हमारी संपत्ति हो। वीर V09। इस पर वीर का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें नीली चमकती हैं, जैसे कुछ ट्रिगर हो गया हो। वीर को अब झटके आने लगते हैं, दिमाग में पुरानी आवाजें गूंजती हैं, एग्जीक्यूट मिशन, किल द क्लोन रिबेलियन। वीर खुद से लड़ता है, मैं एक मशीन नहीं हूं, मैं रूह का भाई हूं। रूह उसे गले लगाकर कहती है, अगर तुम मशीन भी हो तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। जिगरा के कुछ सीनियर मेंबर अब वीर पर भरोसा नहीं करते, वे उसे कैद करने का प्रस्ताव रखते हैं। एक सदस्य, अगर वीर जाग गया तो वो सभी क्लोनों को खत्म कर देगा। नील, तो क्या हमें अपने ही योद्धा से डरना पड़ेगा? रूह कहती है, जिगरा का मतलब है डर से लड़ना, फिर चाहे वो हमारे अंदर ही क्यों ना हो। वीर अब अकेला बैठकर अपने डीएनए प्रोग्राम को मिटाने की कोशिश करता है। एक AI हेलमेट के जरिए वह अपने ही दिमाग की गहराइयों में जाता है। वह वहां एक प्रोजेक्शन देखता है,
अपनी पहली क्लोन रूपी याद। डॉक्टर वीनो, तुम कभी भी इंसान नहीं बन सकते। लेकिन वीर उस छवि को नष्ट कर देता है। वीर, मेरे अंदर जिगरा है और वो किसी लैब से नहीं आया। राहत एक और मिशन लॉन्च करता है, वीनो टर्मिनेशन। वे वीर के शरीर में एक पुराना नैनो ट्रिगर एक्टिवेट करते हैं, जिससे वह खुद ब खुद आत्मघात कर ले। लेकिन रूह, जो अब एक क्लोन साइंटिस्ट की ट्रेनिंग ले चुकी है, उसके शरीर से नैनो चिप निकाल देती है। रूह, मैं अब सिर्फ बहन नहीं, तेरी रक्षा की कसम हूं। अंत में वीर अपनी पूरी पहचान को स्वीकार करता है। वह एक इंसानी दिल वाला क्लोन हो सकता है, लेकिन उसके फैसले, उसके रिश्ते और उसका जज्बा सब उसे इंसान बनाते हैं। वीर रूह से, मुझे नहीं पता मैं कहां से आया, लेकिन अब मुझे पता है मुझे कहां जाना है तुम्हारे साथ। राहत अब पूरी तरह से एक नई दानवी संस्था बन चुकी है। वे खुलेआम उन क्लोनों को पकड़ रहे हैं जो किसी भी रूप में मानव अधिकार की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है क्लोन एक तकनीक है, इंसान नहीं। लेकिन वीर अब चुप नहीं बैठता। उसने जिगरा का मूल अर्थ समझ लिया है, खुद को साबित करना, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। वीर, जिगरा सभा में, अगर हमें जन्म नहीं मिला तो क्या हुआ? हमें सांसें दी गईं, सोच दी गई, अब हमें अधिकार भी चाहिए। जिगरा अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ नील, रूह और वीर के नेतृत्व में क्लोन मुक्ति फ्रंट, दूसरी तरफ कुछ पुराने सदस्य जो मानते हैं कि राहत से समझौता कर लेना ही शांति है। इस पर एक ऐतिहासिक संवाद होता है। नील, शांति उन्हीं को मिलती है जो लड़ना जानते हैं। रूह एक नए किस्म के EMP इलेक्ट्रोमाइंड पल्स का डिजाइन बनाती है, जो राहत के माइंड कंट्रोल चिप्स को डायरेक्टिवेट कर सकता है। रूह, अगर हम हर क्लोन को ये उपकरण पहना दें तो वे खुद सोच सकेंगे। यह क्रांतिकारी कदम होता है। वीर सभी बचे क्लोन कम्युनिटीज से मिलता है। वे सब अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों की परछाइयों में। एक भावुक संवाद होता है। वीर, अगर हम छिपते रहे तो हम कभी इंसान नहीं कहलाएंगे। आज से हर क्लोन खुद को आजाद माने। राहत एक भयावह कदम उठाता है। वे क्लोन बच्चों की एक शरण स्थली पर हमला करते हैं। कई बच्चे मारे जाते हैं। यह दृश्य बेहद भावुक होता है। एक बच्ची का अंतिम शब्द, भैया मुझे भी जिगरा चाहिए था। वीर के अंदर तूफान उठता है। वीर गुस्से में, अब राहत नहीं बचेगा। क्लोन मुक्ति फ्रंट एक प्रतीक बनाता है, एक हाथ जिसमें टूटे हुए चिप्स का झंडा हो। हर क्लोन इसे अपनी छाती पर टैटू कराता है। रूह एक ओपन ब्रॉडकास्ट सिग्नल जारी करती है। रूह, जो भी इंसान मानता है कि क्लोन भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा हो। वीर और नील मिलकर एक कोड X नाम का जासूसी नेटवर्क बनाते हैं, जो राहत की हर चाल को डिकोड करता है। नील कहता है, हमारे पास हथियार कम है लेकिन हिम्मत ज्यादा, और जिगरा कभी भी बारूद से नहीं, इरादे से जीतता है। आर्या, जो शुरू में जिगरा प्रोग्राम की निर्माता थी, अब पूरी तरह क्लोन मुक्ति आंदोलन की नेता बन जाती है। वह पुराने विज्ञान को छोड़ अब क्लोन अधिकारों के लिए लिखती है। आर्या, मैंने क्लोन बनाए थे, अब मैं उन्हें बचाऊंगी। राहत एक अंतिम बड़ा हमला प्लान करता है। उन्हें पता चल चुका है कि वीर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। रहत की कमांडर जनरल ईशान ऐलान करता है, वीनो को जिंदा या मुर्दा, लेकिन खत्म होना होगा। वीर जवाब देता है, मैं एक संख्या नहीं, एक इंसान हूं, और अब मेरी पहचान जिगरा है। राहत अपने सबसे घातक सैनिकों को चंद्र बंकर, जिगरा का गुप्त अड्डा, पर भेजता है। वहां वीर, नील, रूह और अन्य क्लोन मुकाबला करते हैं। EMP डिवाइस काम करता है और कई सैनिकों की माइंड कंट्रोल चिप फेल हो जाती है। वे अब राहत का साथ छोड़कर जिगरा में शामिल हो जाते हैं। एक सैनिक, मैंने पहली बार खुद से सोचा और तुमसे जुड़ गया। एक बम धमाके से बंकर का मुख्य EMP सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। रूह खुद को वहां भेजती है ताकि उसे मैनुअली रिएक्टिवेट किया जा सके। रूह, अगर वीर को जिंदा रहना है तो मुझे मशीन बनकर नहीं, इंसान बनकर उसे बचाना होगा। वह सफल होती है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाती है।
रूह के खून से लथपथ होने पर वीर चिल्लाता है, मैं अब सिर्फ क्लोन नहीं, तुम्हारे प्यार से जन्मा इंसान हूं। अब जंग पूरी होगी। राहत ने पूरे शहर में क्लोन खोज अभियान तेज कर दिया है। हर जगह क्लोन छुपे हुए हैं और सैनिक बर्बरता से उन्हें पकड़ रहे हैं। वीर की टीम ने बचे हुए क्लोनों को शहर के पुराने अंडरग्राउंड नहरों में छिपाया है। वहां एक आखिरी बेड़ी दाधा फलक उनका सुरक्षित ठिकाना है। नील, हमने इतना सहा है वीर, ये आखिरी जंग होनी चाहिए या हम सब खत्म। वीर पूरे क्लोन कम्युनिटी के सामने बोलता है, आज हम मौत से नहीं, जिंदगी से लड़ेंगे। ये जंग हमारे अस्तित्व की है, हमारे जिगरे की। जो भी मरे वो इस लड़ाई के लिए वीर माना जाएगा। यह घोषणा क्लोनों के दिलों में नया जोश भर देती है। राहत ने एक नई माइंड वाइपिंग मशीन विकसित की है जो क्लोनों की यादें और इमोशंस को मिटा सकती है। यदि ये मशीन काम कर गई तो क्लोन पूरी तरह राहत के गुलाम बन जाएंगे। राहत के नेता का दंभ, जिगरा खत्म, नई दुनिया शुरू। आर्या, जो वैज्ञानिक थी, अब जिगरा के साथ मिलकर इस मशीन को बेअसर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए इसे खुद ही समझना और एक्सपोज करना जरूरी था। एक्शन में आर्या खुद को राहत के गुप्त लैब में घुसा लेती है। वहां उसकी लड़ाई होती है और अंततः वह मशीन को नष्ट करने में कामयाब होती है, लेकिन अपनी जान गंवा देती है। आर्या, अंतिम शब्द, मेरे बच्चे तुम जिंदा रहो, लड़ो, जीतो। आर्या के जाने के बाद वीर के कंधे पर भार बढ़ जाता है। वह एक मिशन पर निकलता है, राहत के मुख्यालय में जाकर नेतृत्व को चुनौती देना। वीर, अब मेरी बारी है, ये लड़ाई खत्म करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। नील और रूह शहर में क्लोन कम्युनिटी को संगठित करते हैं, जबकि वीर अपने पुराने साथी अरमान के साथ राहत के किले की तरफ बढ़ता है। नील, यहां से हम पीछे हटेंगे नहीं। राहत के नेतृत्व ने एक जाल बिछाया है जिसमें वीर और अरमान फंस जाते हैं। वीर घायल हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा टूटती नहीं। वीर खुद से जिगरा हारने नहीं देता। जिगरा की सेना पूरे शहर में लड़ाई लड़ती है। क्लोन और राहत के सैनिक आमने सामने आते हैं, आग लगती है और शहर की गली गली में विस्फोट होते हैं। रूह, हम सबका सपना आज सच होगा या हम सब मिट जाएंगे। वीर सीधे राहत के मुख्य नेता के सामने पहुंचता है। उनका टकराव शाब्दिक नहीं, बल्कि भावनाओं और आदर्शों की लड़ाई बन जाता है। राहत नेता, तुम एक क्लोन हो, तुम्हें इंसान नहीं समझेंगे। वीर, तुमने इंसान होने का मतलब ही बदल दिया है। वीर अपने अंदर छुपे हुए जिगरा को जागृत करता है, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ हिम्मत, साहस और मानवता से आती है। यहां वीर का एक भावुक मोनोलॉग आता है, इंसान वो नहीं जो जन्म देता है, इंसान वो है जो जिंदा रहने के लिए जिगरा दिखाता है। वीर और राहत नेता के बीच निर्णायक मुकाबला होता है। वीर जीतता है, लेकिन यह लड़ाई कई नुकसान के साथ। वीर, यह लड़ाई खत्म नहीं है, यह तो शुरुआत है। राहत गिर चुका है। क्लोनों को आधिकारिक तौर पर मानव अधिकार मिलते हैं। शहर में शांति लौटती है, लेकिन जिगरा की कहानी कहीं खत्म नहीं होती। नील आखिरी दृश्य में, हम लड़ते रहेंगे क्योंकि जिगरा कभी मरता नहीं। शहर की गलियां अब शांति से भर गई हैं। राहत की तानाशाही खत्म हो चुकी है। क्लोन अब खुलेआम अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं। वीर को न केवल एक लड़ाका बल्कि नेता बनना पड़ता है। वह क्लोन और इंसानों के बीच पुल बनाने की कोशिश करता है। वीर, हम सब एक हैं, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। क्लोन अब अधिकार तो पा चुके हैं, पर इंसानों की आंखों में अभी भी संशय है। कुछ समूह विरोध करते हैं तो कुछ दोस्ताना। वीर समझता है, असली जंग तो अब शुरू होती है। आर्या के नोटबुक और डिजाइनों पर काम करते हुए रूह एक नई तकनीक विकसित करती है जो क्लोन की मानसिक स्वतंत्रता को और मजबूत बनाती है। वीर शहर के प्रमुखों से मिलकर एक संवाद मंच बनाता है जहां दोनों समुदाय मिलकर अपने मतभेद दूर करते हैं।
क्लोन कम्युनिटी पहली बार जिगरा दिवस मनाती है, जो साहस और सम्मान का प्रतीक बनता है। हालांकि राहत खत्म हो चुका है, पर कहीं दूर एक नया खतरा उभरता है। क्लोन प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल की आशंका। वीर कहता है, हमने जो आजादी पाई है उसे हमेशा बचाना होगा। जिगरा कभी खत्म नहीं होगा। नई पीढ़ी क्लोन और इंसान मिलकर एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां जिगरा सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि प्यार और समझदारी का नाम होगा। वीर, नील रूह और बाकी सभी एक साथ खड़े होते हैं। आसमान में सूरज उग रहा है, जो नई उम्मीद लेकर आया है।